हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित है। तो प्रस्तावना क्या होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत जो शब्द लिखे गए हैं उसका अर्थ जानेंगे। इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे, और क्या संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है ये संविधान का अंग है कि नहीं, उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि देखिए, भाग 1 से आपका संविधान स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपका जो दिया गया है वो प्रस्तावना के रूप में एक शॉर्ट डिटेल दी गई है संविधान की, उसी को यहाँ पर प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि संविधान की परिचय अथवा भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है, पूरे संविधान में क्या है उसी का एक सूक्ष्मतम रूप है प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना जो लिखा गया है, जैसे कोई भी बुक आप लेते हैं, उसका जो टाइटल कवर होता है उसके बाद जो ओपन करते हैं तो पहले ही पेज पे आपको उस बुक की डिटेल थोड़ी मिल जाती है शॉर्ट में। तो उसी तरह प्रस्तावना भी आपकी है, ये संविधान की पूरी डिटेल देता है शॉर्ट रूप में। संविधान के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रस्तावना के अंतर्गत समझ में आ जाती है। तो इसमें और डिटेल में देखेंगे। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट 1 लाइन का क्वेश्चन आपका आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, संविधान के हिसाब से समाजवाद का क्या अर्थ है, संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में शामिल जो शब्द हुए हैं या परिवर्तन हुआ है उसको देखेंगे। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, क्योंकि उद्देशिका जब पढ़ेंगे तो कई शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया, उसके अलावा समता का क्या अर्थ है यहाँ पर, इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता का क्या अर्थ है, बंधुता का क्या अर्थ है, उद्देशिका में कितने प्रकार के गणराज्य की बात कही गई है, कितने प्रकार के न्याय शामिल है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, और कितने प्रकार की समता की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ से हाल ही के वर्षों में क्वेश्चन काफ़ी देखने को आपको मिलते हैं, तो इसको पढ़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पर हम लोग पढ़कर समझते हैं इसको क्या है इसके अंतर्गत। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो इनका मूल आधार क्या है संविधान का, वो हम भारत यानी कि भारत के लोग हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका आता है संविधान के मूल आधार में किसको रखा गया है, तो भारत के लोगों को रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके आगे जो लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, तो इसमें देखिए कुछ बातें पता चली। जैसे आपका शब्द लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कितने प्रकार की गणराज्य की जो बात कही गई है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और लोकतंत्रात्मक। तो टोटल 4 प्रकार के यहाँ पर आपके गणराज्य की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय की जो बात की गई है वो कितने प्रकार की कही गई है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया। 3 प्रकार की यहाँ पर न्याय की आपकी बात की गई है। क्वेश्चन इस समय ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता टोटल 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ पर हिंदी में भी तिथि दी गई है, संवत 2006 विक्रमी कि एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ पता चलती है संविधान में, एक प्रकार से आपको गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता कितने प्रकार की होती है ये पता चलता है। इसके अलावा संविधान को अंगीकृत करने की डेट भी इसमें दी गई है, यानी कि जब संविधान को यहाँ पर अपनाया गया था, कब, 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट भी इस प्रस्तावना के थ्रू हम लोगों को पता चल जाती है। अब इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ जानते हैं, और कौन सा शब्द कब जोड़ा गया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, वो देखते हैं। इस संविधान की उद्देशिका का महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। अब यहाँ पर देखिए, सभी लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। सो ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर को। फिर आपका 13 दिसंबर को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में संविधान के अंतर्गत
अंतर्गत क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब लिखा था। तो उसी का आधार पर ये आपका संविधान की उद्देश्य का यहाँ पर बनी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इससे संविधान की आत्मा तथा निर्माताओं ने इसे मन की कुंजी कहा है। यानी उद्देशिका को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होते हैं, भारत के लोग से की गई है। स्पष्ट है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं तथा समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होती है, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। यानी पूरे संविधान के अंतर्गत कहीं भी आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ न्याय संगत नहीं है, तो उद्देशिका के आधार पर उसको यहाँ पर एक मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में ही ये बहुत चीज़ यहाँ पर आपको बता देती है संविधान के बारे में, कौन? उद्देशिका। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। तो यहाँ पे देखिए, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान क्या है, उद्देश्य जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है। इसके बारे में और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संविधान की उद्देशिका में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला आपका जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका जो अर्थ होता है कि जो भारत सरकार है यानी कि जो भारत देश है किसी भी विदेशी प्रभाव या सत्ता से के नियंत्रण से मुक्त होगा। यानी ये नहीं कि पहले क्या था, आपका ब्रिटिश के प्रभाव में पूरी सत्ता उसकी यहाँ पर थी, पूरा शासन था। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद से यानी कि संविधान लागू होने के बाद से इसका सब कुछ क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र होने के बाद अब ये पूरी तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। तो यहाँ पर ये अर्थ है। और जो भारत की संप्रभुता है वो भारत के लोगों में नहीं थे। लोगों से मतलब है कि लोग यहाँ पर नहीं गुलाम होने चाहिए। कोई भी यदि यहाँ पर गुलाम होता है तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका शब्द का अर्थ यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं वो सब स्वतंत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, समाजवाद शब्द का यूज किया गया है। जब पहली लाइन ऊपर पढ़ेंगे आप, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये संशोधन ध्यान रखिएगा 1976 यहाँ पर है और 42वां संविधान संशोधन है। इसका अर्थ होता है कि आर्थिक विषमता को दूर करना, यानी समाजवाद का मेन अर्थ क्या होता है, आर्थिक विषमता को दूर करना, और इसमें सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति है। यही समाजवाद आपका होता है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति मतलब यहाँ पर मिले। भारत का समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है जिसकी अवधारणा नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इसका अर्थ है कि भारत धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। यहाँ पे देखिए, भारत के जो लोग हैं, भारत में जो लोग रह रहे हैं वो लोग अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं। तो यहाँ पर ये तो मानते हैं, लेकिन भारत सरकार यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर ये धर्म के मामले में यहाँ पर तटस्थ है और सभी को यहाँ पर सभी जो धर्म के लोग हैं उनको यहाँ पर समान अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने ना तो किसी धार्मिक पंथ की पक्ष ली है और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं, यानी संविधान में ही आपका लिख दिया गया है कि भारत यहाँ पर धर्म को नहीं मानेगी किसी। नेक्स्ट यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, प्रत्येक नागरिक के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब ये भी ऐसा भी नहीं कि किसी धर्म को यहाँ पर बाधित किया गया, सभी लोग हैं किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। तो ये धार्मिक उपासना का अधिकार इसके अंतर्गत है। भाग 3 में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लोकतंत्रात्मक शब्द यूज किया गया है। इसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्रात्मक का ही अर्थ होता है जनता का शासन, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जनता का शासन का मेन अर्थ होता है कि जनता नहीं शासन करेगी, जनता जो जिसको चुनेगी वो मतलब वहाँ पर शासन करेगा। तो एक प्रकार से वो जनता का प्रतिनिधि हुआ, इसीलिए लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। तो इसमें देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में नहीं थे। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक मताधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें 18 वर्ष के आयु के सभी व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। यानी ये लोग जो है मतदान करते हैं, तभी कोई चुना जाता है और वो जनता का ही प्रतिनिधि के रूप में वर्क करता है, इसलिए जनता का ही शासन कहा जाता होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गणराज्य का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं। गणराज्य में राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं थे। तो गणराज्य का मेन मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति या जो शासन कर रहा है वो यहाँ पर निर्वाचित होगा या चुना जाएगा, वो अनुवांशिक नहीं रहेगा। यानी कि ये नहीं कि उसका पुत्र जो है वही फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति बन गया या उसका पुत्र हो गया उसका राष्ट्रपति बन गया। जैसे अभी भी आपका ब्रिटेन में है, राजा का शासन वहाँ पर भी अभी चलता है, उसका पुत्र फिर राजा बनता है। तो इस तरह है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गणराज्य ये भारत बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय से आशा है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए और जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आर्थिक न्याय है।
इसमें अमीरों तथा गरीबों को एक साथ व्यवहार किया जाए, इनके बीच खाई पाटने का प्रयास किया जाए। राज्य के निदेशक तत्व अनुच्छेद 39 राज्य को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का निर्देश देती है। यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब है सभी को एक समान समझा जाए। यानी कि जैसे न्यायालय में हो गया, तो न्यायालय में ऐसा नहीं कि अमीरों को ज़्यादा वहाँ पर छूट दे दी जाए, गरीब को कम छूट जाए, ये सब नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 39 जो है राज्य के आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है, यानी कि इसको नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर राजनीतिक न्याय की भी बात कही गई है। सभी नागरिकों को धर्म, जाति, संप्रदाय या जन्म के स्थान पर विभेद किए जाने के बिना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यानी कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, कोई भी यहाँ पर जो है न्यायालय में जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, वहाँ पर जाकर अपनी जो भी उसकी चीज़ें न्याय की मांग कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उसके साथ ऐसा नहीं कि धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई विभेद किया जाए। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता शब्द आपका इसमें दिया गया है, तो इसको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और इसका जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, वहाँ पर एक उद्घोष वाक्य रखा गया था, स्वतंत्रता और समानता सभी मनुष्यों को में जन्म से पाए जाते हैं और उसके ये अभिन्न अंग है। तो यही जो नारा था, इसी के द्वारा स्वतंत्रता शब्द यहाँ पर शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में, यानी कि जब मूल अधिकार आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो मूल अधिकार में इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समता की बात की जाए तो समता क्या होता है, ये भी शब्द आपका क्या है, उद्देश्य का, यानी प्रस्तावना में आपका ऊपर आप पढ़ेंगे तो ये भी शब्द आपको मिलेगा, समता। तो समता का मेन मतलब क्या होता है, इसको अनुच्छेद 1418 जब मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें आपको समता को रखा गया है और मौलिक अधिकारों में शामिल इसको किया गया है। यह फ्रांसीसी क्रांति के उद्घोष वाक्य स्वतंत्रता और समानता से प्रेरित है। जैसे एक तो स्वतंत्रता आपने पढ़ लिया, अब इसमें समानता भी है, समता का मतलब समानता, ये भी वाक्य है, तो यहाँ से ये प्रेरणा ली गई है, संविधान में इसको मतलब लाया गया है इस वाक्य को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्यक्ति की गरिमा क्या है, तो संविधान का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। व्यक्ति की गरिमा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की एक इज्जत है, एक गरिमा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो यहाँ पे देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो 3 वर्ड आपने देखा, पहले ऊपर 2 वर्ड देख लिया, यहाँ पर ये तीसरा वर्ड है जिसको 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा यहाँ पर संशोधित किया गया है। इसमें राष्ट्र की एकता पहले थी, राष्ट्र की एकता की जगह, यानी कि जहाँ पर राष्ट्र की एकता लिखा था इतना ही लिखा था, तो उसमें क्या कर दिया गया, और अखंडता और जोड़ दिया गया। तो राष्ट्र की एकता की जगह और अखंडता शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसमें बस इतना ही किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच सर्वमान्य भाईचारे एवं एक होने की भावना, यही आपकी बंधुता कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है कि नहीं, तो इसको जान लेते हैं। तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में विवाद में इसमें उच्च न्यायालय ने उद्देश्य को संविधान का अंग माना है और मुंबई मामले में भी इसको संविधान का अंग माना गया है। तो इसके तहत जब संविधान का कोई अंग होता है, कोई भी अनुच्छेद हो गया या कुछ भी हो गया, वो यदि संविधान का अंग है तो उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि इसको संविधान का अंग मान लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता सब जोड़े गए। तो जब इसको मान लिया गया कि ये संविधान का अंग है तो इसमें फिर क्या ये शब्द जोड़ दिए गए। इसमें देखिए, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान की उद्देशिका में इस तरह परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिसका उसका मूल ढांचा नष्ट हो जाए। मतलब उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो उसमें रहनी ही चाहिए, उसको आप नहीं हटा सकते, चाहे कुछ भी आप परिवर्तन कर लें। तो ये मैंने यहाँ पर अर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो मतलब संविधान से नहीं हटानी जानी चाहिए। न्यायालय ने लोकतंत्र, विधि के शासन, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको क्या है मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। इनको क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको नहीं हटाना जाना चाहिए, यही इस मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि इनको यदि हटाया गया तो फिर संविधान का कोई यहाँ पर महत्व नहीं बचेगा, इस कारण से ये मूलभूत हैं, चीज़ें हैं, न्यू है, मतलब इसको आप नहीं हटा सकते हैं। इसको हटाएंगे नीचे से तो ऊपर का पूरा जो ऊपर की चीज़ें हैं वो सब या तो ढह जाएंगी, मतलब एक प्रकार से उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उद्देशिका में कितने प्रकार की गणराज्य की बात की गई है, तो 4 हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। नेक्स्ट, कितने प्रकार की न्याय शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो 5 है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 है टोटल।
1 2 3 4 और ये 5। उद्देशिका में कितने प्रकार की क्षमता की बात कही गई है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात कही गई है। तो दोस्तों ये पूरा आपका पार्ट 2 था। और नेक्स्ट यहाँ पर भाग 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान को, और काफ़ी विस्तृत रूप में उन सभी को हम पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा पढ़ने के लिए।